हमारा टॉपिक है सेबी एंड सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस। तो सेबी को हमने पहले 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और फिर 4th पार्ट एलओडीआर रेगुलेशंस का है। तो फर्स्ट पार्ट सेबी का हम देखेंगे जिसमें सेबी के बारे में बताया हुआ है। तो सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को सेबी बोलते हैं। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को सेबी बोलते हैं। सेबी का ऑब्जेक्टिव क्या है? सेबी क्यों फॉर्म हुआ है? हमने सेबी क्यों बनाया? सेबी एक्ट क्यों बनाया? इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करना और डेवलपमेंट करना ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट और रेगुलेट करना सिक्योरिटीज मार्केट। ये 3 इसके ऑब्जेक्टिव हैं, आप कह सकते हो। तो जो सेबी है उसका इनकॉर्पोरेशन हम डिसाइड करेंगे सेक्शन 3 में। तो एक बॉडी कॉर्पोरेट के हिसाब से वो बना है, यानी कि एक सेबी में बॉडी कॉर्पोरेट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, अक्वायर, होल्ड, डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, कैन स्यू एंड बी स्यूड, यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब मैनेजमेंट ऑफ सेबी के अंदर 1, 2, 1, 5 याद रखना है, यानी कि एक चेयरपर्सन जो अपॉइंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉमिनेट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और 2 मेंबर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में से होंगे, एक मेंबर जो ऑफिशियल ऑफ आरबीआई होगा, नॉमिनेट भी आरबीआई करेगा इसे। 5 मेंबर नॉमिनेट तो होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और उसमें से 3 कंपलसरीली होल टाइम रहने चाहिए। एक बार वापस देखो, 1, 2, 1, 5, 1, 2, 1, 5। एक चेयरमैन रहेगा जो नॉमिनेट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, 2 मेंबर्स रहेंगे जो ऑफिसर्स रहेंगे फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक मेंबर रहेगा ऑफिसर्स ऑफ आरबीआई नॉमिनेटेड बाय आरबीआई। 5 मेंबर्स रहेंगे जो उसमें से 3 होल टाइम मेंबर्स रहेंगे, और इनको नॉमिनेट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा। अब इनका टेन्योर अगर हम देखें तो फर्स्ट पॉइंट तो टेन्योर का है, जिसमें बोल रहे हैं चेयरपर्सन और जो होल टाइम मेंबर्स हैं, यानी कि ये वाला चेयरपर्सन और जो ये होल टाइम मेंबर्स हैं, इनका टेन्योर कितना रहेगा? तो इसका टेन्योर है 5 साल या 65 ईयर एज, विच एवर इज मैक्सिमम। 5 साल या 65 ईयर एज, विच एवर इज मैक्सिमम। और इनका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए सेबी में। अब जो चेयरपर्सन है और बाकी के जो 5 मेंबर्स हैं, जो चेयरपर्सन है और बाकी के जो 5 मेंबर्स हैं, इनकी क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी? तो इनकी क्वालिफिकेशंस के लिए इन्होंने बोला इनको लाफा का नॉलेज होना चाहिए, यानी कि लॉ, अकाउंट्स, फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन। लॉ, अकाउंट्स, फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन। और ये इनको रिमूव कौन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर सकती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर रही है तो उनको 3 मंथ का नोटिस दो या फिर 3 महीने की सैलरी दो। लेकिन क्या ये लोग खुद रिजाइन हो सकते हैं क्या? हाँ, ये लोग खुद रिजाइन हो सकते हैं, लेकिन 3 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा। जब ये खुद रिजाइन हो रहे हैं तो ऑब्वियसली कंपनसेशन की बात ही नहीं आती, इसलिए सैलरी वाला 3 मंथ सैलरी वाला क्लॉज है ही नहीं इसके अंदर। अब पावर्स क्या है? पावर्स टू रिमूव मेंबर किसके पास है? कौन रिमूव कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर सकता है। उसके पास रीजंस क्या होंगे? तो ये जो रीजंस हैं वो रहेंगे कि एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट हो गया वो पर्सन, एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट हो गया, या फिर वो डिक्लेयर्ड हो गया ऑफ अनसाउंड माइंड, कन्विक्टेड हो गया ऑफ ऑफेंस ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड, उसने अपनी पोजीशन का अब्यूज कर दिया जो डेट्रीमेंटल है टू पब्लिक इंटरेस्ट। इन सबको रिमूव करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, तभी ये मेंबर्स को, चेयरपर्सन वगैरह को रिमूव कर सकते हैं। अब जो सेबी की मीटिंग्स हेल्ड होती हैं उसमें बोला है कि अगर आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है कोई भी मैटर में तो आप पार्टिसिपेट मत करो। अगर कुछ भी वैकेंसीज होती हैं बोर्ड में, या डिफेक्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, या डिफेक्ट होता है इनके अपॉइंटमेंट में, तो ये सब इनवैलिडेट नहीं करेंगी प्रोसीडिंग्स को। यानी कि सेम पीएमएलए में कैसे था कि आपने कुछ भी डिफेक्ट है, वैकेंसी वगैरह है, तो इट डजंट मैटर, आपका प्रोसीडिंग्स वगैरह चलती रहेगी, ऑर्डर वगैरह जो भी पास किए वो वैलिड रहेंगे। अब सेबी के पावर्स डिसाइड कर रहे हैं हम, तो सेबी का पावर्स इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 11 याद रख लो। इसके अंदर पहले हम इसकी ड्यूटी के बारे में बात करते हैं। तो ड्यूटी में क्या बोलता है? अभी हमने 3 ड्यूटीज देखी थी, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, प्रोमोट करना डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, रेगुलेट करना सिक्योरिटीज मार्केट को। और स्पेसिफिक पावर्स क्या हैं सेबी के पास? सेबी के पास स्पेसिफिक पावर्स हैं, जैसे कि वो रेगुलेट कर सकता है बिजनेस को स्टॉक एक्सचेंज में, रेगुलेट कर सकता है इंटरमीडियरीज की वर्किंग को, ठीक है, प्रोहिबिट कर सकता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, एजुकेट कर सकता है इन्वेस्टर्स को, फाइन्स और चार्जेस लेवी कर सकता है। इसके स्पेसिफिक पावर्स क्या हैं? रेगुलेट कर सकता है बिजनेस को, रेगुलेट कर सकता है वर्किंग ऑफ इंटरमीडियरीज को, प्रोहिबिट कर सकता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, एजुकेट कर सकता है इन्वेस्टर्स को, पेनाल्टी लेवी चार्जेस वगैरह कर सकता है। अब बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड एक पॉइंट है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, रजिस्टर्स हैं, बुक्स हैं, ये सब किसकी? लिस्टेड कंपनी या प्रपोज टू बी लिस्टेड कंपनी की हैं। तो वो जब ही इंस्पेक्ट कर सकता है जब उसको इनसाइडर ट्रेडिंग में डाउट हो कि ये लोग इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है। इन दोनों रीजन की जगह और कोई रीजन के लिए इंस्पेक्ट नहीं कर सकता बुक्स किसकी? लिस्टेड कंपनी की और प्रपोज टू बी लिस्टेड कंपनी। 2 पॉइंट्स क्या है? इनसाइडर ट्रेडिंग एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब उसके बाद उसके पास सिविल कोर्ट के पावर्स होते हैं। तो सिविल कोर्ट के पावर्स क्या होते हैं? DIES, डाइज, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एग्जामिनिंग ऑन ओथ, इशूइंग कमीशंस, summoning and enforcing attendance. Discovery and production of documents, examining on oath, summoning, enforcing attendance, issuing commission to examine the witness, inspect कर सकता है books and accounts, records, documents को।
क्या सेबी कैसे कैसे मेजर्स ले सकता है, तो उसमें बोला है कि सेबी मेजर्स ले सकता है, उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा राइटिंग में और मेक श्योर करना पड़ेगा जो भी मेजर्स ले रहा है वो पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं है। तो मेजर्स क्या क्या होंगे, मेजर्स ये होंगे कि सस्पेंड कर सकता है ट्रेडिंग को सिक्योरिटीज में एक्सचेंज में, सस्पेंड कर सकता है ऑफिस बियरर्स को, रिस्ट्रेन कर सकता है कोई भी पर्सन फ्रॉम एक्सेसिंग द मार्केट, इंपाउंड कर सकता है और रिटेन कर सकता है प्रोसीड्स को ऑफ सिक्योरिटीज, अटैच कर सकता है बैंक अकाउंट को या कोई भी अदर प्रॉपर्टी को, और जो ये अटैचमेंट रहेगा वो मैक्सिमम 90 दिन का ही रह सकता है। और ये भी इन्होंने एक और पॉइंट बोला है कि जो बैंक अकाउंट्स और ये सब अटैच करोगे ना वो मैंडेटरीली इन्वॉल्व होने चाहिए, ऐसे नहीं कि जितने अकाउंट्स हैं जितने प्रॉपर्टी हैं सब अटैच करके रख देना ही, सिर्फ जो आपको लग रहा है इन्वॉल्व हैं उसी को ही आप अटैच कर सकते हो। अब हमने देखा इसमें इंपाउंड करेगा पैसे को, प्रॉपर्टी को अटैच करेगा, फिर ठीक है पैसे पेनाल्टीज वगैरह चार्ज लगाएगा, तो ये सब पॉइंट्स ये पूरे पैसा जो है, प्रॉपर्टी छोड़ दो, ये पूरा जो पैसा है वो किसके पास जाएगा, वो IEPF अकाउंट में जाएगा, इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में जाएगा। अब एक बार इसमें वापस देख लेते हैं कि सेबी की पावर्स और फंक्शंस क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो वही 3 ड्यूटी आ गई, फिर उसके बाद स्पेसिफिक पावर्स में बोला आप रेगुलेट कर सकते हैं बिजनेस को, इंटरमीडियरीज की वर्किंग को, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए बोल सकते हैं, इन्वेस्टर्स के एजुकेशन के लिए बोल सकते हैं और फीस चार्ज कर सकते हैं। फिर उसके बाद बोला है बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह इंस्पेक्ट कर सकते हो, और कब नहीं, सब 2 कंडीशन में कर सकते हो। वो 2 कंडीशंस क्या हैं वो बोली है इन्होंने कि इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो तो कर सकते हो। फिर उसके बाद हमें बोला है कि सिविल कोड की पावर्स के बारे में, तो हमने वो देख लिया डाइज होती हैं पावर्स। फिर उसके बाद मेजर्स बताए हुए हैं इसमें 5 मेजर्स बताए हुए हैं। सस्पेंड कर सकते हो ट्रेडिंग को, सस्पेंड कर सकते हो ऑफिस बेयरर को, रिस्ट्रेन कर सकते हो कोई पर्सन को फ्रॉम एक्सेसिंग द मार्केट, इंपाउंड कर सकते हो, रिटेन कर सकते हो प्रोसीड्स को, अटैच कर सकते हो बैंक अकाउंट्स को या फिर अदर प्रॉपर्टी को। मैक्सिमम कितने टाइम के लिए अटैच करोगे, 90 दिन के लिए अटैच करोगे, और ये पूरा पैसा IEPF अकाउंट में जाएगा। अब बोर्ड रेगुलेट और प्रोहिबिट कर सकता है क्या प्रॉस्पेक्टस के इशू को, तो यस। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम 11AA में दी हुई है, और इसके अंदर बोलते हैं कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपने पैसे को पूल करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से उनको प्रॉफिट्स आए, उनको इनकम जनरेट होए और वो प्रॉपर्टीज़ पे रेंट खा सकें अपना, इसलिए वो लोग इन्वेस्ट करते हैं पैसे को। तो CIS जो मैनेज होता है वो ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स होता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो डे टू डे कंट्रोल में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अगर कोई भी अमाउंट मोर देन 100 करोड़ का अगर पूल होता है तो उसके ऊपर CIS स्कीम डीम हो जाती है। मतलब अगर आपने मोर देन इक्वल टू 100 करोड़ का कैपिटल जमा करा है तो आपको मानेंगे कि आप CIS स्कीम में ही कवर्ड हो। लेकिन इसमें क्या बोला है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, पेंशन फंड हो गए, डिपॉजिट जो निधि और चिट फंड्स के पास होते हैं, इन सब के ऊपर CIS नहीं लगता है, इन सब के ऊपर CIS नहीं लगता है, इन सब के ऊपर CIS नहीं लगता है क्योंकि इनके खुद के स्पेसिफिक एक्ट्स हैं रेगुलेट करने के लिए। अब पावर टू इशू डायरेक्शंस एंड लेवी पेनाल्टी, डायरेक्शंस कौन इशू कर सकता है और पेनाल्टी कौन लेवी कर सकता है, बोर्ड यानी कि सेबी कर सकता है। तो सेबी क्या देखेगा कि इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स में है ना, प्रिवेंट कर रहा है डिट्रीमेंटल मैनर्स में जो अफेयर्स कंडक्ट हो रहे हैं, सिक्योर कर रहा है प्रॉपर मैनेजमेंट को। क्या क्या देख रहा है, एक इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट देख रहा है, एक डिट्रीमेंटल मैनर वाला पार्ट देख रहा है और एक सिक्योर कर रहा है प्रॉपर मैनेजमेंट को। तो वो डायरेक्शंस इशू करेगा। डायरेक्शंस किसको इशू करेगा, डायरेक्शंस वो इशू करेगा पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन्स जो सेक्शन 12 ऑफ सेबी में रजिस्टर्ड हैं, पर्सन्स और क्लास ऑफ पर्सन्स जो एसोसिएटेड विद सिक्योरिटीज मार्केट हैं, या कोई ऐसी लिस्टेड कंपनी या प्रपोज टू बी लिस्टेड कंपनी। 3 लोग हैं, कौन है, पर्सन्स या फिर क्लास ऑफ पर्सन्स जो सेक्शन 12 ऑफ सेबी में रजिस्टर्ड हैं, पर्सन्स या क्लास ऑफ पर्सन्स जो सिक्योरिटीज मार्केट में एसोसिएटेड है, लिस्टेड कंपनीज या प्रपोज टू बी लिस्टेड कंपनीज। सेबी पूरी पेनाल्टीज वगैरह, प्रॉफिट्स वगैरह जो रॉन्गफुल गेन हुए वो पूरे कलेक्ट कर सकता है। सेबी के पास पावर है क्या कि इन्वेस्टिगेट ऑर्डर कर सके, तो येस सेबी के पास पावर है। अगर बोर्ड को यानी कि सेबी को लगता है कि उसके पास रीजन है जिसको उससे लग रहा है कि जो ट्रांजैक्शन है वो डिट्रीमेंटल मैनर में कंडक्ट करी हुई है, या जो पर्सन है इंटरमीडिएट है वो वायलेटेड प्रोविजंस वायलेट कर रहा है प्रोविजंस को, तो बोर्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर सकता है। उसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी आती है, IA इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, जो इन्वेस्टिगेट करती है। सारे नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो भी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ को चाहिए होते हैं वो कंपनी ला के देती है। इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी कस्टडी में रख सकती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अगर उसको लग रहा है कि हमें चेकिंग करने के लिए, चेकिंग के पर्पज़ के लिए हमें ज़रूरत है, तो कब तक रख सकती है, 6 महीने के लिए रख सकती है। लेकिन जब उसको लग रहा है कि ये बुक्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऑल्टर हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, म्यूटिलेट हो सकते हैं, फॉल्सिफाई हो सकते हैं, सीक्रेटेड हो सकते हैं, तो आइए एक एप्लीकेशन करता है। किसको करेगा, मजिस्ट्रेट या जज ऑफ डेजिग्नेटेड कोर्ट को, कि बुक्स का सीजर करो। और ये सीजर कब तक होएगा, जब तक एंड नहीं हो जाती हमारी प्रोसीडिंग्स, जब तक रहेगा। तो इसके बाद ये जो एप्लीकेशन करने के बाद आइए एंटर कर सकता है, ये मतलब इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी एंटर कर सकता है प्रीमाइसेस को और बुक्स को सीज कर सकता है।
और इन्होंने एक और चीज़ बोली है कि पनिशमेंट क्या है ये सबका, अगर आप किसी ने नॉन कंप्लायंस किया ये प्रोविज़न का तो पनिशमेंट क्या है। इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 1 साल तक की, फाइन लग सकता है 1 करोड़ तक का, या फिर दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका कंटिन्यू और डिफ़ॉल्ट है तो 5 लाख फॉर ईच डे के हिसाब से आपको पेनाल्टी लगेगी। जिसमें 2 पॉइंट्स हैं कस्टडी ऑफ बुक्स के। एक है कि आप 6 मंथ रख सकते हो, दूसरा है कि जब तक एंड नहीं होती। 6 महीने आप रखोगे जब आप चेकिंग के पर्पज़ से ले रहे हो। लेकिन जब आपको ऐसे डाउट हो रहा है कि ऑल्टर हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है, म्यूटिलेट हो सकती है, फॉल्सिफाई हो सकती है, सीक्रेटेड हो सकती है, तो आप एप्लीकेशन करोगे किसको, मजिस्ट्रेट को या फिर जज ऑफ डेजिग्नेटेड कोर्ट, मजिस्ट्रेट या जज ऑफ डेजिग्नेटेड कोर्ट की, हाँ बुक का सीजर कर दो। अब आते हैं सेक्शन 11D जहाँ पे बोल रहे हैं हम सीज और डेसिस्ट के बारे में। तो सीज का मतलब क्या होता है, सीज का मतलब होता है स्टॉप करना, डेसिस्ट का मतलब होता है कि आप ऐसा काम वापस नहीं करोगे, नॉट टू डू अगेन। सीज और डेसिस्ट का मतलब क्या है, स्टॉप करना, नॉट टू डू अगेन। तो अगर बोर्ड को, सेबी को लगता है कि कोई भी पर्सन हैव वायलेटेड एनी ऑफ द प्रोविजंस और नेसेसरी ऑर्डर वो पास कर देता है कि इसको सीज और डेसिस्ट कर दो। सेबी ऑर्डर पास नहीं करता अगेंस्ट लिस्टेड कंपनी या प्रपोज टू बी लिस्टेड कंपनी अनटिल एंड अनलेस वो इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो या मार्केट मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व हो। ऐसा एक सिमिलर पॉइंट अब भी हमने देखा था। तो वो पॉइंट में क्या था कि सेबी इंस्पेक्ट नहीं करता बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह ऑफ लिस्टेड कंपनी या प्रपोज टू बी लिस्टेड कंपनी अगर वो अनलेस वो इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो। अब हमने देखा कि सेक्शन 12 में वो हमने पीछे पढ़ा था पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन जो सेक्शन 12 में रजिस्टर्ड हैं। तो ये सेक्शन 12 है, सेक्शन 12 में कौन रजिस्टर्ड है। तो सेबी एक नोटिफिकेशन के थ्रू स्पेसिफाई कर सकता है पर्सन्स को, ठीक है, जो डील करेंगे सिक्योरिटीज़ मार्केट में, या कोई ऐसे पर्सन जो विश करते हैं डील करना वो भी सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर सकते हैं। क्या सेबी सस्पेंड और कैंसिल कर सकता है सर्टिफिकेट्स को? येस, सेबी कैन सस्पेंड एंड कैंसिल द सर्टिफिकेट्स। और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देनी पड़ेगी। जहाँ भी आप ऐसा काम कर रहे हो वहाँ पे इंटरेस्ट किसी का बीच में आ रहा है तो आप उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो, आप उसे समझो कि वो क्या बोलना चाह रहा है। सेबी क्या क्या चीज़ें प्रोहिबिट कर सकता है? सेबी प्रोहिबिट कर सकता है कि आप डिसेप्टिव मैनिपुलेटिव डिवाइसेस में अपने आप को एंगेज मत करो, ठीक है। आप अपने आप को इनसाइडर ट्रेडिंग में एंगेज मत करो, आप कोई ऐसा फ्रॉड वाला काम मत करो, आप सिक्योरिटीज़ में डील मत करो जिसकी पब्लिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। दिस इज़ काइंड ऑफ जैसे इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड है कि ये इन्फॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे आप डील कर सकते हो, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है आप उसके लिए कैसे डील कर रहे हो, तो ये भी गलत है। अब सेकेंड पार्ट आ जाता है इसका, फाइनेंस अकाउंट्स और ऑडिट। तो फाइनेंस अकाउंट्स और ऑडिट में बोला हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़े से पैसे ग्रांट करता है सेबी को जिससे वो पर्पस ऑफ द एक्ट अपना कंप्लीट कर पाए। और सेबी के पास एक फ़ंड होता है, उसका नाम है सेबी जनरल फंड। वो सेबी जनरल फंड में ये पूरे पैसे क्रेडिट होते हैं, ग्रांट, फीस, पेनाल्टीज़ वगैरह और अदर सोर्सेज से जो भी इनकम होती है वो पूरा इसमें क्रेडिट होता है। और यूटिलाइज हम करेंगे, जिसको यूटिलाइज करेंगे सैलरीज़ में, अलाउंसेस में, एक्सपेंडिचर्स जो इनकर होते हैं इसके अंदर, इसमें वो पेनाल्टीज वगैरह नहीं आएगी क्योंकि वो तो आईईपीएफ में जाती हैं डिसगॉर्ज्ड अमाउंट वगैरह, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है पेनाल्टीज़ वगैरह। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कि अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स वगैरह। तो अकाउंट्स एंड ऑडिट्स जो हैं सेबी को प्रिपेयर करना पड़ता है एनुअल स्टेटमेंट्स अपनी हर साल, और अपने अकाउंट्स भी मेंटेन करना पड़ता है जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा विद इन कंसल्टेशन विद C&AG। यहाँ पे C&AG वही C&AG है जो हमने PSU वाले चैप्टर में पढ़ा था ऑडिट के। सर्टिफाइड अकाउंट्स फॉरवर्डेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एनुअली एंड शैल बी लेड बिफोर हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। हर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास आपको उसके अकाउंट्स वगैरह आपको दिखाने पड़ते हैं। अब इसका ये थर्ड पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट है कि एडजुडिकेशन, पावर टू एडजुडिकेट। तो एडजुडिकेट कौन करेगा पेनाल्टीज़ को? सेबी एक अपॉइंट करेगा ऑफिसर को जो एक्ट करेगा एज एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। ये एडजुडिकेटिंग ऑफिसर शुड नॉट बी रैंक बिलो ऑफ डिवीजन चीफ। एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट करेगा जो इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा पेनाल्टी इंपोज करने से पहले। एओ के पास इतना पावर है कि वो इन्फोर्स और समन भी कर सकते हैं किसी की अटेंडेंस को, फैक्ट्स को कलेक्ट करके एविडेंस के तौर पे भी दिखा सकता है। क्या सेबी ये पेनाल्टी जो एओ डिसाइड करता है उसको एनहांस कर सकता है क्या? तो हाँ, जो पेनाल्टी होती है उसको एनहांस कर सकता है लेकिन कम नहीं कर सकता है। और ये भी कब बढ़ा सकते हैं? सिर्फ 3 महीने के अंदर। अगर 3 मंथ्स लैप्स हो गया, ठीक है, तो आप नहीं कर सकते हो। फैक्टर्स एंड द क्वांटम ऑफ पेनाल्टी। फैक्टर्स क्या होते हैं जो क्वांटम ऑफ पेनाल्टी डिसाइड करते हैं? तो आपको ये देखना पड़ता है कि डिसअप्रोप्रिएट गेन कितना हुआ है, अनफेयर एडवांटेज कितनी हुई है, अमाउंट ऑफ लॉस कितना कॉज हुआ है, रिपीटेटिव नेचर का है या नहीं। अभी हमने पहले देखा था कि पेनाल्टीज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाती है, डिसजॉर्ज या कोई सीज्ड अमाउंट है तो वो आईईपीएफ में जाता है, वो इधर बताया हुआ है। अब उसके बाद इन्होंने बोला है कि सेटलमेंट करा सकते हैं क्या सिविल प्रोसीडिंग्स का? जो भी पर्सन अग्रीव है वो रिक्वेस्ट कर सकता है सेबी को कि सेटलमेंट करो। सेबी कंसिडर करता है नेचर, ग्रेविटी और इम्पैक्ट ऑफ द डिफॉल्ट और अग्री कर देता है कि हम आपकी पेनाल्टी को रिड्यूस करेंगे, रिमूव नहीं करेगा।
फाइनल जो भी पेनाल्टी होगी वो क्रेडिट हो जाएगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, जो भी पेनाल्टी रहेगी वो क्रेडिट हो जाएगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। अब इसका दूसरा है कि एओ तो ठीक है, एओ हो गया, सेबी हो गया, ठीक है। अब एओ क्या था, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। अब इसके बाद अगर लोग इनसे भी अग्रीव हैं तो कहाँ जाएंगे, तो वो जाएंगे सैट के पास। सैट का मतलब है सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्राइब्यूनल, सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्राइब्यूनल, सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्राइब्यूनल। ये सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करता है और उसमें 3 लोगों का बताया हुआ है, एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर, एक जुडिशियल मेंबर, एक टेक्निकल मेंबर। जो भी पर्सन अग्रीव है सेबी से या एओ से तो जाके एसएटी के बिफोर अपनी अपील फाइल कर सकता है। इसके बेंचेस में एक पीओ होता है और 2 और मोर जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर होते हैं, लेकिन जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर एक तो मिनिमम होनी ही चाहिए दोनों में। अब उसके बाद ये तीनों का हमने क्वालिफिकेशंस पढ़ा यहाँ पे। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का क्वालिफिकेशन क्या है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का क्वालिफिकेशन है कि वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो, ठीक है, या फिर जज ऑफ हाई कोर्ट हो फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स। जुडिशियल मेंबर का क्या है, जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ एटलीस्ट 5 ईयर्स। टेक्निकल मेंबर में है सेक्रेटरी हो या एडिशनल सेक्रेटरी हो इन मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर ऐसा कोई इक्विवेलेंट पोस्ट हो इन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, या उसके पास ऐसी कोई प्रूवन एबिलिटी, इंटीग्रिटी, नॉलेज हो और उसके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी हो एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 15 ईयर्स हो। कहाँ पे होना चाहिए ये सब, फाइनेंशियल सेक्टर में, जैसे कि सिक्योरिटीज मार्केट, पेंशन फंड, कमोडिटी डेरिवेटिव, इंश्योरेंस। सिक्योरिटीज मार्केट, पेंशन फंड, कमोडिटी डेरिवेटिव, इंश्योरेंस। इन लोगों का टेन्योर कितना है, इन लोगों का टेन्योर है 5 साल या फिर रीअपॉइंट हो सकते हैं अगले 5 साल के लिए। इनकी मैक्सिमम एज है 70, इनकी मैक्सिमम एज है 70 बस। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं वैकेंसीज नॉट टू इनवैलिडेट, सेम जो पॉइंट अभी हमने सेबी में देखते हुए आ रहे थे यही सेम सैट में भी एप्लीकेबल है। वैकेंसीज वगैरह फिल करनी हो तो अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए वैकेंसी हो तो सीनियर मोस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फिल करता है, और बाकी कोई भी वैकेंसी होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिल कर देगा। अब इनका रेजिग्नेशन और रिमूवल की बात करी हुई है, तो रेजिग्नेशन में ये लोग रिज़ाइन कर सकते हैं, नोटिस में लिख कर देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। इनका कब तक रिज़ाइन कर सकते हैं, 3 मंथ्स फ्रॉम द रिसीट ऑफ नोटिस। ये ध्यान रखना, रिसीट है, फ्रॉम गिवन नहीं है। जब उसको पहुंचेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, जब नोटिस पहुंचेगा, जब देखते हैं जब से हम काउंट करेंगे। सक्सेसर जब एंटर करते हैं ऑफिस या फिर टर्म एक्सपायर हो गया। रिमूवल के अंदर हमने क्या देखा कि रिमूव कर सकता है, वही सेम रीजन है। कौन रिमूव करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। एडजस्ट, इंसॉल्वेंट, अनसाउंड माइंड, मेंटल और फिजिकली इनकेपेबल, कन्विक्टेड ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड, अपनी पोजीशन का अब्यूज कर, डिट्रीमेंटल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, या फिर उसने कुछ इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया। अब हम ये वही जो सैट में हम देखे थे, पूरा हमने जो सैट का पढ़ा वो क्यों पढ़ा, कि अपील कर सके। सेबी के ऑर्डर से दिक्कत है आपको, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के ऑर्डर से दिक्कत है, आईआरडीए, पेंशन फंड वगैरह से दिक्कत है, तो आप एसएटी के बिफोर अपील फाइल कर सकते हो। अपील 45 डेज में फाइल करनी पड़ेगी और प्लस डिले कंडोन्ड चलेगा आपको, और एसएटी आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। एसएटी पास करेगा ऐसा ऑर्डर जिसमें कन्फर्म मॉडिफाई सेट असाइड कर सकता है वो ऑर्डर को, और उसको एक्सपीडिशियसली डिस्पोज करनी पड़ेगी आपकी पूरी प्रोसीडिंग इन 6 मंथ्स, यानी कि 45 डेज में आप उसके पास जाओ प्लस सम डिले, और 6 मंथ्स के अंदर उसको कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब अगर आपने एसएटी के बारे में पढ़ा है तो एसएटी की प्रोसीजर्स और पावर्स देख लेते हैं। तो इट रेगुलेट ऑन इट्स ओन पावर, प्रोसीजर, सिविल कोर्ट के पावर्स होते हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स माना जाता है, मेजॉरिटी से डिसीजन होते हैं। लेकिन कभी 2 ही मेंबर है और इनके दोनों में ओपिनियन में फर्क आ गया तो या तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर खुद या फिर कोई तीसरे मेंबर को अपॉइंट करके वापस सुनवाई लेते हैं और फिर मेजॉरिटी डिसाइड करते हैं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का हक आपको भी मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के पास आप जा सकते हो, पहले आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या फिर सेबी से परेशान होकर एसएटी के पास जाओगे, फिर एसएटी से परेशान होकर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे। सुप्रीम कोर्ट के पास क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए ही आप जा सकते हो। अग्रीव्ड बाय एसएटी आप सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट फाइल बिफोर फाइल कर सकते हो। 60 डेज का टाइम है प्लस 60 डेज का कंडोनमेंट है, यानी कि 60 प्लस 60 डेज दिया हुआ है। आपके पास रीजन होने चाहिए कंडोन करने के लिए पीरियड। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है क्या टू सुपरसीड सेबी, सेंट्रल गवर्नमेंट सुपरसीड कर सकता है क्या सेबी को, तो यस सेबी को सुपरसीड कर सकता है। सेबी को सुपरसीड कब करेगा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि सेबी अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा है, जब सेबी ने कुछ डिफॉल्ट कर दिया डायरेक्शंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी थी उससे, ये सेबी ने फाइनेंशियल पोजीशन जो है सेबी की वो डिटेरियोरेट हो गई, सेबी डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा, सेबी ने डिफ्रॉड कर दिया है, डिफॉल्टेड कर दिया है, सेबी की फाइनेंशियल पोजीशन डिटेरियोरेट हो गई है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सुपरसीड कर सकता है फॉर मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ। पूरे सेबी की मेंबर्स वेकेट कर देंगे ऑफिस, जो भी पावर्स है सेबी का वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा, जो भी प्रॉपर्टी है सेबी की वो वेस्टेड हो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेबी सबमिट करेगा एनुअल रिपोर्ट को 90 डेज के अंदर, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट को 90 डेज के अंदर सबमिट करना पड़ता है। एक्शन टेकन, अगर कोई भी गुड फेथ में कुछ भी उसने एक्शन लिया है सेबी वगैरह ने, उसके ऑफिसर्स ने, तो इट विल नॉट गिव राइज टू द लीगल सूट या फिर प्रोसीडिंग्स। अब हमने एक ऑफेंसेस की बात करते हैं, वो सब पेनाल्टी ऑफेंसेस वगैरह ठीक है, लेकिन कुछ और भी ऑफेंस हुए हैं ये पूरे एक्ट में, ये पूरे रूल्स में, तो आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है अप टू 10 ईयर्स, फाइन लग सकता है 25 करोड़ का या बहुत। लेकिन अगर आपने पहले पेनाल्टी लगी थी आप पे और आपने नहीं पे करी तो आपको मिनिमम 1 मंथ की तो जेल होएगी ही होएगी, बस ये सब तो बाकी का सेम है।
अब ग्रांट इम्यूनिटी मतलब कुछ कम करना, ठीक है, पेनाल्टी को कम करना बोल सकते हो आप इसको, का पेनाल्टी को कम करना, इम्यूनिटी ग्रांट करना। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि जो पर्सन है उसने पूरा ट्रू डिस्क्लोजर दे दिया है तो पेनाल्टी को ग्रांट कर सकता है इम्यूनिटी फ्रॉम पेनाल्टी एक्सेट्रा। लेकिन प्रोसीडिंग्स अगर स्टार्ट हो गई तो इम्यूनिटी वगैरह ग्रांट नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश्ड होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करता है स्पीडी ट्रायल के लिए। उसमें एक सिंगल जज होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है इन कंकरेंस विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। एक सिंगल जज होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है इन कंकरेंस विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जो सिंगल जज होता है उसको अपना ऑफिस होल्ड करना पड़ता है एज अ सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से परमिशन लेता है ये इन कंकरेंस विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स के पावर्स हैं इसके पास भी, डीम्ड सेशन जो कोर्ट माना जाता है, और जो प्रोसिक्यूटर एक अपॉइंट होता है वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 7 years और हेल्ड अ पोस्ट अंडर यूनियन और स्टेट मिनिमम फॉर 7 years। ये स्पेशल कोर्ट के बारे में बता दिया हमने। अब आता है कॉन्ट्रवेंशन अगर कंपनी ने किया है तो पर्सन इन चार्ज लायबल रहेगा, सब जानते हैं। अमाउंट्स वगैरह रिकवर करने के लिए हम एक रिकवरी ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं जो रिकवरी सर्टिफिकेट देता है जिसमें सम स्पेसिफाई होता है कि कितना सम ड्यू है। वो रिकवर कैसा करता है, मूवेबल प्रॉपर्टी को बेच सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच देगा, बैंक अकाउंट्स को अटैच करा देगा, पर्सन को जेल में डाल देगा, डिटेन कर लेगा, और मैनेजर के अब रिसीवर अपॉइंट कर लेगा जो प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा, उसकी इनकम से वो पैसे रिकवर करता जाएगा। अगर पर्सन ने ट्रांसफ़र कर दिए कुछ भी ऐसे एसेट्स विदाउट कंसिडरेशन या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो ये 4 लोगों को अगर उसने ट्रांसफ़र कर दिया विदाउट कंसिडरेशन वगैरह तो फिर असेट रिकवर कर सकता है। कौन कर सकता है? रिकवरिंग ऑफिसर। उसमें क्या आता है? स्पाउस आता है, माइनर चाइल्ड आता है, सन का माइनर चाइल्ड आता है, सन की वाइफ आती है, स्पाउस आती है, माइनर चाइल्ड आता है, सन का माइनर चाइल्ड आता है और सन की वाइफ आती है। और इफ़ एंड ओनली इफ पेनाल्टी वॉज इम्पोज व्हेन द पर्सन वॉज अलाइव, जब ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर लाइबल होती है। अगर वो पर्सन मर गया यहाँ पे और यहाँ पर पेनाल्टी डिसाइड हुई है पेनल्टी, तो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव लाइबल नहीं है, वो ऐसे ही माना जाएगा कि मतलब काउंट ही नहीं है, वो पेनाल्टी आप लगा ही नहीं सकते। अब रूल्स वगैरह कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। रेगुलेशंस कौन बनाता है? सेबी बनाता है। और ये जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे हाउस ऑफ पार्लियामेंट के बिफोर रखना पड़ेगा फॉर मिनिमम ऑफ 30 सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस। सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं पहले। तो ये एप्लीकेबल होता है ऑल लिस्टेड एंटिटीज़ के ऊपर जो कि स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ में डील कर रहे हैं, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ में डील कर रहे हैं, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स में डील कर रहे हैं, सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट में डील कर रहे हैं, सिक्योरिटी रिसीट्स में डील कर रहे हैं, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड में डील कर रहे हैं और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ बाय बोर्ड में डील कर रहे हैं। यही सेम आंसर एक ऑडिट में भी आता है, ठीक है। अब किसको एप्लीकेबल रहेगा? ऑल लिस्टेड एंटिटी जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ में डील कर रही है, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स, सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स, सिक्योरिटाइज्ड रिसीट्स, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड अदर सिक्योरिटीज़। अब हम रेगुलेशंस आते हैं इसमें, क्योंकि एलओडीआर रेगुलेशंस पढ़ रहे हैं तो रेगुलेशंस। तो रेगुलेशन 6 क्या बोलता है? कंप्लायंस ऑफिसर। तो हर एक लिस्टेड एंटिटी अपना एक कंप्लायंस ऑफिसर, COS कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करती है जो कि क्वालिफाइड CS होना कंपलसरी है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? किसकी? ये कंप्लायंस ऑफिसर की। कंप्लायंस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंश्योर करे कन्फर्मिटी विथ रेगुलर कंप्लायंस, मतलब लॉ का कंप्लायंस कर रहे हैं या नहीं कर रहा है कौन? लिस्टेड एंटिटी। और फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन करने में और रिपोर्टिंग टू बोर्ड करने में भी काम आती है। इंश्योर करती है कि करेक्ट प्रोसीजर्स फॉलो करे गए हुए हैं और इंश्योर करती है कि करेक्टनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन फिल्ड करी है लिस्टेड एंटिटी ने। मॉनिटर भी करेगी ईमेल एड्रेस को जिसमें ग्रीवियंस रिड्रेसल डिवीजन दिया हुआ है, मतलब जहाँ पे आप ग्रीवियंस को एड्रेस कर सकते हो ना, वो वाला ईमेल एड्रेस भी चेक करेगी। तो कंप्लायंस ऑफिसर कौन होता है? एक क्वालिफाइड CS होता है जो लिस्टेड एंटिटी अपॉइंट करती है कि कंफर्मिटी कंप्लायंस वगैरह देख सके, रिपोर्टिंग वगैरह कर सके बोर्ड को, करेक्टनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, करेक्टनेस ऑफ प्रोसीजर और ईमेल एड्रेस ग्रीवेंस का चेक कर सके। एक शेयर ट्रांसफ़र एजेंट को अपॉइंट करना पड़ता है या फिर आप इन हाउस भी कर सकते, आउटसोर्स भी कर सकते हो। यही सेम काम को आप आउटसोर्स भी कर सकते हो, कोई दूसरा बाहर से भी लेके उसको शेयर ट्रांसफ़र एजेंट का काम दे सकते हो। फिर तीसरा रेगुलेशन है रेगुलेशन 24 कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर बात कर रहा है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस किसका? सब्सिडरी कंपनी का। तो ये क्या बोल रहा है? जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है लिस्टेड एंटिटी का, वो डायरेक्टर होना चाहिए अनलिस्टेड मटीरियल सब्सिडरी का, अनलिस्टेड मटीरियल सब्सिडरी कंपनी का। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है लिस्टेड का, वो डायरेक्टर होना चाहिए अनलिस्टेड मटीरियल सब्सिडरी का। मटीरियल सब्सिडरी कंपनी का मतलब क्या हो गया? मटीरियल सब्सिडरी कंपनी का मतलब हुआ कि जिसकी इनकम या फिर नेट वर्थ एक्सीड करती है मोर देन 20% ऑफ कंसोलिडेटेड इनकम या फिर नेटवर्थ।
ऑफ लिस्टेड कंपनीज अलॉन्ग विद अदर सब्सिडरी कंपनी इन प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर, वो लोग हो जाते हैं मटीरियल सब्सिडरी कंपनी। अब मटीरियल जो ऑडिट कमेटी होती है लिस्टेड कंपनी की, जो ऑडिट कमेटी होती है लिस्टेड कंपनी की, उसको रिव्यू करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट मेड बाय सब्सिडरी कंपनी। तो क्या रिव्यू करेगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट मेड बाय सब्सिडरी कंपनी। वो मिनट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो मिनट्स होते हैं बोर्ड मीटिंग के अनलिस्टेड सब्सिडरी कंपनी के, वो भी प्लेस होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग ऑफ लिस्टेड कंपनी के बिफोर। जो मैनेजमेंट होता है अनलिस्टेड कंपनी का, वो नोटिस में लेकर आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ ऑल द सिग्निफिकेंट transactions and arrangement entered by the subsidiary company, अनलिस्टेड सब्सिडरी कंपनी। तो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे वो अमाउंट मोर देन 10% ऑफ कंसोलिडेटेड रेवेन्यू एक्सपेंस एसेट लाइबिलिटीज एक्सीड करता हो, रेवेन्यू एक्सपेंस एसेट या फिर लाइबिलिटीज एक्सीड करता हो। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि लिस्टेड कंपनी कुछ भी अपने शेयर्स डिस्पोज नहीं कर सकती जिससे कि उसका शेयर होल्डिंग 50% से कम गिर जाए। शुड नॉट सेल मोर देन, मतलब 50% तक अगर समझो आपके 60% का शेयर होल्डिंग है, ठीक है, आपने 20% सेल कर दिया तो आपके 40 हो गई, तो आप नहीं कर सकते ये ट्रांजैक्शन। अगर आपको ये ट्रांजैक्शन करनी है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा इन जनरल मीटिंग, एक्सेप्ट व्हेन यू कांट, अदर देन दैट यू कांट डू द डिस्पोजिंग ऑफ द शेयर्स ऑफ। लेकिन इन्होंने एक एक्सेप्शन दिया है। वो एक्सेप्शन क्या है? उन्होंने बोला है अगर कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने ऐसा ऑर्डर पास करा है, अप्रूव करी है ऐसी स्कीम को, या कोई रेजोल्यूशन प्लान जो आईबीसी में अप्रूव होता है वो अप्रूव हुआ है, तो आपको एसआर वगैरह पास करने की ज़रूरत नहीं है। सेम गोज विथ सेलिंग, डिस्पोजिंग, लीजिंग ऑफ एसेट्स। अगर आप एसेट्स सेल कर रहे हो, डिस्पोज कर रहे हो, लीज कर रहे हो विच आर मोर देन 20% ऑफ द एसेट्स ऑफ मटीरियल सब्सिडरी कंपनी ऑन अग्रीगेट बेसिस, रिक्वायर द प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर, एक्सेप्ट वो दो चीज़ें कि कोर्ट और ट्राइब्यूनल और आईबीसी वाला पार्ट, कोर्ट और ट्राइब्यूनल और आईबीसी वाला पार्ट। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हम रिपोर्ट बनाते हैं, उसमें ये सब कंटेंट डालते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हमने इसके अंदर क्या देखा था कि एप्लीकेबिलिटी क्या है, ठीक है, कंप्लायंस ऑफिसर हमें अपॉइंट करना पड़ता है, उसके काम क्या है, शेयर ट्रांसफर एजेंट का काम क्या है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडरी कंपनी। इसमें एक मटीरियल सब्सिडरी कंपनी का पॉइंट है, दूसरा ऑडिट कमेटी का एक पॉइंट है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स का है, एक मैनेजमेंट ऑफ अनलिस्टेड कंपनी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताएगी। फिर उसके बाद लिस्टेड कंपनी डिस्पोज नहीं कर सकती है शेयर्स को और लीज नहीं कर सकती एसेट्स को। एसेट्स मोर देन 20%, डिस्पोज शेयर्स जहाँ पे उसकी शेयर होल्डिंग लेस देन और इक्वल टू 50% हो जाए, मतलब उसका कंट्रोल खत्म हो जाए। अब हम आ जाते हैं कंप्लायंसेस में। तो इसमें एक है क्वार्टरली कंप्लायंस, एक है एनुअल कंप्लायंस और एक है प्रायर इंटिमिडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, प्रायर इंटिमिडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वार्टरली कंप्लायंसेस से। तो क्वार्टरली कंप्लायंस लिस्टेड एंटिटी को फॉलो करने पड़ते हैं। रेगुलेशन 13(3) क्या बोलते हैं कि ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, जहाँ पे आप 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, ठीक है, यहाँ पे क्वार्टर एंड हुआ है, इसके 21 डेज के अंदर आप यानी कि लिस्टेड कंपनी क्या करेगी, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को बता देगी। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को क्या बताएगी कि मेरे पास ये कंप्लेंट्स पेंडिंग थे, मेरे पास इतने नंबर ऑफ कंप्लेंट्स पेंडिंग थे, ओपनिंग कंप्लेंट्स इतने न्यू रिसीव हुए, इतने डिस्पोज कर दिए, इतने पेंडिंग है एट द एंड। अब हमने एक चीज़ देखेंगे कि क्वार्टरली में हर चीज़ 21 डेज प्रायर ही है, एक्सेप्ट यहाँ पे जहाँ पे हमें फाइनेंशियल रिजल्ट देना है वहाँ पे 45 डेज है। तो 21 डेज याद रख सकते हो, कभी भी कहीं भी डाउट आया तो 21 डेज लिख दो। फिर उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, अगर अदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करने से रिलेटेड आपको रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को बताना है तो 21 डेज। होल्डिंग ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न, जहाँ पे आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह चेंज हो रहा है तो आप लिस्टिंग के एक दिन पहले बता दो, क्वार्टरली बेसिस में 21 दिन पहले बता दो, या 10 डेज पहले बता दो जहाँ पे कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है जिससे 2% से ज़्यादा चेंज हो रहा है। आप लिस्टिंग कर रहे हो एक दिन प्रायर बता दो, क्वार्टरली आप 21 दिन प्रायर बता दो, और वरना कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है जहाँ पे 2% से ज़्यादा पेड अप शेयर कैपिटल में चेंजेस आ रहे हैं तो उसमें आप 10 दिन पहले बता दो। फिर उसके बाद फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात करी हुई है। फाइनेंशियल रिजल्ट से आपको क्वार्टरली स्टेटमेंट्स दोगे, फिर उसके बाद ईयर टू डेट स्टेटमेंट्स दोगे, ये सब आपको 45 डेज प्रायर 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर देना है, 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर देना है। फिर आता है स्टेटमेंट ऑफ डिविएशन। तो स्टेटमेंट ऑफ डिविएशन में क्या, लिस्टेड कंपनी सबमिट करती है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को क्वार्टरली बेसिस पे पब्लिक इशू राइट इशू से रिलेटेड डेटा। वो बताती है कुछ भी अगर डिविएशन हुआ है इन यूज ऑफ प्रोसीड्स, या फिर इंडिकेट करती है कैटेगरी वाइज वेरिएशंस बिटवीन द प्रोजेक्ट एंड द एक्चुअल यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड। तो इसके अंदर हमने क्वार्टरली कंप्लायंस में कितने रेगुलेशंस देखे, 1 2 3 4 5 रेगुलेशंस देखे। तो पहला वाला था ग्रीवियंस से रिलेटेड, 21 दिन पहले आपको बताना, 21 दिन फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर आपको बताना पड़ेगा। अदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस 21 दिन फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। होल्डिंग स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज वगैरह से रिलेटेड 1 डे बिफोर द लिस्टिंग, और 21 दिन फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, 10 डेज ऑफ विद इन 10 डेज
आफ्टर कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग, अगर वहाँ पे 2% से ज़्यादा चेंज आ रहा है पेड अप शेयर कैपिटल में। और अगर हम फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करते हैं तो 45 डेज़ के अंदर एंड ऑफ द क्वार्टर से आपको बताना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ डिविएशंस वगैरह लिस्टेड कंपनी शैल सबमिट टू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन क्वार्टरली बेसिस फॉर पब्लिक इशू, राइट इशू, प्रेफरेंशियल इशू। इंडिकेट करता है कि डिविएशंस जो हैं प्रोसीड्स में उसको इंडिकेट करेगा और इंडिकेट करेगा कैटेगरी वाइज वेरिएशंस। अब हम आ जाते हैं प्रायर इंटीमेडेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग। प्रायर इंटीमेडेशन उसने लिखा हुआ है, यानी कि पहले ही आपको इंटीमेट करना है। क्वार्टरली में क्या हो रहा था, क्वार्टर एंड हुआ उसके 21 दिन के बाद या उसके 45 डेज़ के बाद हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, यहाँ पे ऐसे नहीं है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स होते हैं वो आप 5 दिन इन एडवांस आप बता दो कि हम फाइनेंशियल रिजल्ट से रिलेटेड बात करेंगे, बोर्ड ऑफ मीटिंग करेंगे, तो आप 5 दिन पहले उसको रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को बता दो। फिर अदर मैटर्स में क्या हो गया कि आप 2 दिन पहले बता रहे हो, तो अदर मैटर्स क्या हो गया, वॉलेंट्री डीलिस्टिंग, फंड रेजिंग एक्टिविटीज़, डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, बोनस सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो, बायबैक वगैरह कर रहे हो। प्रायर इंटीमेशन आपको देना पड़ता है 11 दिन का फ्रॉम एनी प्रपोजल बिफोर बोर्ड, जिसमें आप ऑल्टर कर रहे हो फॉर्म एंड नेचर ऑफ द लिस्टेड सिक्योरिटीज, राइट्स एंड प्रिविलेज ऑफ द होल्डर, या आप ऑल्ट्रेशन कर रहे हो डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। आप क्या क्या चीज़ों का ऑल्ट्रेशन कर रहे हो, फॉर्म एंड नेचर ऑफ द लिस्टेड सिक्योरिटीज, डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, तो आप 11 दिन पहले बता दोगे। और अगर आप रिकॉर्ड डेट से रिलेटेड आप चेंजेस कर रहे हो, डेट ऑफ क्लोजर ऑफ बुक से रिलेटेड, तो 7 डेज प्रायर आप इंटीमेट कर दो। अगर आप डिविडेंड इशू कर रहे हो तो डिविडेंड इंटीमेशन करने के बाद रिकॉर्डिंग डेट में 5 वर्किंग डेज का डिफरेंस होना चाहिए। 5 वर्किंग डेज, इन दोनों में वर्किंग डेज की बात करी हुई है, और ये दोनों ये इंटीमेशन वाला भी पार्ट नहीं है। जैसे अपडेट करना है वेबसाइट को, आप अपडेट कब करोगे, 2 वर्किंग डेज में अपडेट कर दोगे, 2 वर्किंग डेज में अपडेट कर दोगे अपनी वेबसाइट को फ्रॉम सच चेंज। अब आ जाते हैं एनुअल कंप्लायंस में। एनुअल कंप्लायंस में भी फाइनेंशियल रिजल्ट वाला पॉइंट है, तो इसके अंदर आपको 60 डेज़ के अंदर और फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर के 60 डेज़ में आपको अपना फॉर्म ए या फॉर्म बी में आपको ऑडिट रिपोर्ट के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने होते हैं। एनुअल रिपोर्ट रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बनाएगा तो कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट देगा, और कुछ भी चेंजेस होंगे तो वो चेंजेस भी बताएगा। चेंजेस नॉट लेटर देन 48 आवर्स ऑफ एजीएम आपको बतानी पड़ेगी उसको, और कॉपी आप भेजोगे नॉट लेटर देन द डेट ऑफ डिस्पैच टू द शेयर होल्डर्स। जो हम शेयर होल्डर्स को भी भेजते हैं ना रिपोर्ट, उसके हिसाब से बोल रहे हैं। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन जो हम शेयर होल्डर्स को देते हैं, एनुअल रिपोर्ट वगैरह भेजते हैं, वो 21 दिन बिफोर एजीएम देने पड़ते हैं, 21 दिन बिफोर एजीएम देना पड़ता है। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़ पे। तो ऑडिट कमिटी, जिसमें एटलीस्ट 3 मेंबर्स होने चाहिए, एटलीस्ट 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। जो चेयरपर्सन होता है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। एटलीस्ट इसको 4 मीटिंग्स हेल्ड करनी पड़ती है, और गैप कैन भी मैक्सिमम अप टू 120 डेज। कोरम के लिए हाईएस्ट ऑफ 2 मेंबर्स या फिर 1/3 शुड बी 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स, और उसमें से 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। ये पूरा सेम है फॉर एनआरसी, लेकिन इसमें बस मीटिंग वाला पॉइंट चेंज है। जो बोलते हैं कि मीटिंग एक भी करोगे तो बहुत है, एक करोगे तो भी बहुत है। फिर एसआरसी क्या बोलता है कि वही 3 मेंबर्स होना, इसको भी 3 मेंबर्स होना, ठीक है। और दूसरा पॉइंट था कि आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इसमें एक चलेंगे, इसमें कोई वैसी लिमिट नहीं है। और जो चेयरपर्सन है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए। एक मीटिंग की तो मिनिमम हेल्ड करनी चाहिए एसआरसी को। आरएमसी क्या बोलता है कि एटलीस्ट 3 मेंबर्स होने चाहिए, एक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, और चेयरपर्सन मेंबर होना चाहिए बोर्ड का, और एटलीस्ट 2 मीटिंग हेल्ड करनी चाहिए। 180 डेज का मैक्सिमम गैप होना चाहिए, और कोरम के 2 और 1/3 विचएवर इज हायर, उसमें 1 मेंबर ऑफ द बोर्ड होना चाहिए। बाकी 2 में क्या था कि 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ऑडिट कमेटी में 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, उसमें 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था। अभी लास्ट का टॉपिक आ गया जिसमें की फीचर्स ऑफ सेबी बोर्ड बताया हुआ है। तो कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो वो बोल रहा है एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव का ऑप्टिमम बैच होना चाहिए। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एटलीस्ट 50% या उससे ज़्यादा होने चाहिए, यानी कि नॉट लेस देन 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एक वुमेन डायरेक्टर तो कंपलसरीली होनी चाहिए। देखिए मिनिमम एज क्या होती है डायरेक्टर्स की, 21 ईयर्स होती है। टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज की अगर हम बात करते हैं तो उनको एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर रखनी पड़ती है। और चेयरपर्सन अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो 1/3 ऑफ द बोर्ड शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है लेकिन रिलेटेड है प्रोमोटर से या पर्सन जो ऑक्यूपाई करते हैं मैनेजमेंट पोजीशंस को, तो हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। या फिर अगर चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव है तो हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर लिस्टेड एंटिटी की बात कर रहे हैं तो उसको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर कोई पर्सन को उसको अपॉइंट करना है ऑन बोर्ड या मैनेजमेंट, तो वो अप्रूवल कब लेगा, नेक्स्ट जनरल मीटिंग में ले लेगा, या 3 मंथ्स विच एवर इज अर्लियर, 3 महीना यानी कि मैक्सिमम, उससे लेट नहीं कर सकते आप। लेकिन प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ये बाद का अप्रूवल है, ये लेटर ऑन अप्रूवल लेने की बात है, ये प्रायर अप्रूवल लेने की बात है। तो प्रायर कब कर लोगे, जब ऑलरेडी अर्लियर रिजेक्टेड था शेयर होल्डर के
थ्रू, तभी भी आप बोल रहे हो हमें इसको अपॉइंट करना है, ये इंसान को अपॉइंट करना है, तो आपको ये अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके अंदर एनआरसी को और बोर्ड को एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी देनी पड़ेगी कि आप क्यों इसको अपॉइंट करना चाह रहे हो, क्यों इस इंसान को अपॉइंट करना चाह रहे हो। अब बोर्ड मीटिंग की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं एटलीस्ट 4 मीटिंग्स होनी चाहिए, गैप 120 डेज होना चाहिए, और टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी की बात कर रहे हैं तो कोरम 1/3 होना चाहिए, 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए इंक्लूडिंग 1 शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कोरम कितना होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए या 3 डायरेक्टर होने चाहिए, एटलीस्ट 1 शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप की बात कर रहे हो तो अब डायरेक्टर 7 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनी में नहीं हो सकते, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 7 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनी में नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर हो कोई भी कंपनी के, तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की लिमिट 3 पे चेंज हो जाती है, लिमिट 3 पे चेंज हो जाती है। फिर उसके बाद रेस्ट्रिक्शंस ऑन कमिटी मेंबरशिप की बात करें, ARC, ऑडिट कमिटी, SRC, ये सब, तो इसमें ऑडिट कमेटी, SRC और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, RMC, इन सब की बात करो तो आप 10 कंपनीज़ में मेंबर हो सकते हो, 5 में चेयरपर्सन हो सकते हो। लेकिन ये कंपनीज़ किसकी काउंट होगी, लिस्टेड वालों की, लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ ही काउंट होंगी, चाहे वो लिस्टेड हो या ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्राइवेट वगैरह इंक्लूड नहीं होगी। और ये भी बोलते हैं कि लिमिट किस पे एप्लीकेबल है, सिर्फ ऑडिट कमेटी और SRC के ऊपर ही एप्लीकेबल है। समझो आप 10 के मेंबर्स हो ऑलरेडी ऑडिट कमेटी एंड SRC मिला के, लेकिन आपको एक RMC ज्वाइन करना है, तो आप क्या कर सकते हो, क्या तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 20 पन्नों में 10 मार्क्स का चैप्टर है।